हेलो पीपल एंड वेलकम बैक टू द चैनल 10 मिनट क्लास। आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज पिछले वीडियो में आई टॉक्ड अबाउट एन अल्टीमेट स्टॉक पिकिंग गाइड, जहां पे मैंने बहुत ज्यादा चीजें डिस्कस की एज टू व्हाट इज द प्रोसेस दैट गोज बिहाइंड टेकिंग अ गुड बाइंग इन्वेस्टिंग डिसीजन, बट ऑल ऑफ दैट वाज लाइक लिटिल थ्योरी। आज का वीडियो इज गोइंग टू बी टोटली प्रैक्टिकल बिकॉज आज हम उसी नॉलेज को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे एंड विल बी एक्चुअली डीलिंग विद रियल कंपनीज listed in BSE and NSE. हम सबको पता है कि almost around about there are 500 companies which are registered in BSE and उन सभी पे in detail analysis करना, in detail research करना काफी ज्यादा टायरिंग हो सकता है। जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था 4 स्टेप्स एंड उन्हीं 4 स्टेप्स को कैरी आउट करने के लिए हमें कम से कम 2 से 3 दिन एक कंपनी को देने ही पड़ेंगे इफ यू वांट टू डाइव डीपर इनटू अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस मॉडल ऑफ दैट कंपनी। लेकिन हम हर एक कंपनी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। हमें उन 5000 कंपनीज में से सिर्फ कुछ बंच ऑफ स्टॉक्स ही चाहिए जो फंडामेंटली गुड हो, ताकि हम उन पे अपनी रिसर्च कैरी आउट कर सकें, और उसी के बारे में आज मैं अपनी वीडियो में डिस्कस करूंगा। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग कि आउट ऑफ दीज 5000 प्लस कंपनीज वो कौन सी 20-30 कंपनीज हैं जो एक्चुअली वर्थ हैं आपके टाइम के, आपके एफर्ट के, एंड जो एक्चुअली वर्थ है उस रिसर्च के जो आप कैरी आउट करो, स्टे ट्यून्ड बिकॉज वी आर स्टार्टिंग राइट नाउ। तो आज के वीडियो में आई विल बी यूजिंग अ टूल screener.in। ये एक वेबसाइट है जो अवेलेबल है फॉर फ्री एंड ऑल द रिटेल इन्वेस्टर्स लाइक स्पेशली मी, आई रिलाई ऑन दिस अ लॉट फॉर डूइंग माई रिसर्च एंड फाइंडिंग गुड कंपनीज फॉर माई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। इसमें हम क्राइटेरियाज लगाएंगे, कुछ फाइनेंशियल क्राइटेरियाज लगाएंगे और उस बेसिस पे हम उन 5000 कंपनीज में से वो 30-40 कंपनीज को फिल्टर आउट करेंगे। सो अब जो आपको दिख रहा है दिस इज एग्जैक्टली व्हाट screener.in एक्चुअली लुक्स लाइक एंड इसमें we'll jump on to screens। यहाँ पे स्क्रीन्स पे क्लिक करूंगा, there are a lot of screens, popular stock screens जो आप यूज कर सकते हो, but what I suggest is you create a screen for yourself जो आपके conditions पे ही based हो। and हम if you can see I have made a lot of screens वैल्यू इन्वेस्टिंग, ग्रोथ इन्वेस्टिंग, डिविडेंड इन्वेस्टिंग के लिए। आज हम वैल्यू इन्वेस्टिंग स्क्रीन को रेप्लिकेट करूंगा, एक्सप्लेनिंग कि मैंने इसको बनाया कैसे एंड व्हाट्स द रैशनल बिहाइंड मी चूजिंग दिस वेरी स्पेसिफिक स्क्रीन। So I'll just click on new stock screen and we'll start building one. So it's very simple। हम क्वेरी इनपुट कर सकते हैं, इस क्वेरी के अंदर हम बहुत ज्यादा क्राइटेरियाज डाल सकते हैं। मैंने अपने सभी क्राइटेरियाज को, मेरे अराउंड अबाउट 10-15 क्राइटेरियाज हैं, उनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। मेरा फर्स्ट ग्रुप रिलेट्स टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो उस प्रॉफिट एंड लॉस ग्रुप के अंदर 4-5 क्वेरीज है वेयर आई विल टॉक अबाउट फाइंडिंग ओनली दोस कंपनीज जिनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट काफी हेल्दी है, एट द सेम टाइम मुझे गुड प्रॉफिटेबिलिटी वो अश्योर करेगी। सेकेंड ग्रुप pertains to finding a good balance sheet। तो मैं इसके अंदर भी 2-3 क्राइटेरिया डालूंगा where I try to find those companies जिनकी बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग हो। मेरा थर्ड ग्रुप इज रिलेटेड टू कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। तो जो भी मैं क्राइटेरिया उस ग्रुप के अंदर डालूंगा उसमें मैं फोकस करूंगा कि भाई वही कंपनीज आए जिनका कैश फ्लो भी स्ट्रांग हो। एंड देन फाइनली फोर्थ ग्रुप इज मिसलेनियस, जहां पे मैं थोड़ी बहुत ही बाकी चीजों के बारे में बात करूंगा। एंड फाइनली इन सभी को हम एक साथ इनपुट करेंगे जिससे हमारे पास उन 5000 कंपनीज में से वो 30-40 कंपनीज आ जाएंगी जो एक्चुअली वर्थ होंगी आपकी इन्वेस्टिगेशन के, आपके रिसर्च के। सबसे पहले पीएनएल की बात करूंगा। आई वुड वांट अ कंपनी जिसकी सेल्स ग्रोथ ओवर पास्ट 3 to 5 years बढ़ रही है। सो आई जस्ट टाइप इन हियर सेल्स ग्रोथ 3 years एंड इसके आगे आई पुट ग्रेटर देन एटलीस्ट 10% एंड स्पेस A&D। अब इसके बाद मैं और क्राइटेरिया डाल सकता हूं। सिमिलरली सेल्स ग्रोथ सिर्फ 3 साल का ना हो, 5 साल। आई वुड वांट कि 3 और 5 साल दोनों में CAGR सेल्स का इज अराउंड अबाउट 10%। फाइन। एंड अब एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सिर्फ सेल्स ग्रोथ ही नहीं देखी जाएगी। आई वुड ऑल्सो वांट टू फाइंड आउट कि वो कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है, लेकिन मैं उसके लिए सिर्फ अर्निंग्स ग्रोथ या फिर सिर्फ प्रॉफिट ग्रोथ का क्राइटेरिया नहीं डालूंगा। आई विल प्ले अ बिट स्मार्ट। मैं इसमें रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालूंगा बिकॉज टू फाइंड आउट प्रॉफिटेबिलिटी आई वुड वांट टू नो कि कितना पैसा लगाने के बाद कितनी प्रॉफिटेबिलिटी आई। इसीलिए मैं इनपुट करूंगा एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर 5 years टू बी ग्रेटर देन 12% एंड एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर 5 years अगेन to be greater than 12%। एंड यहां पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस ग्रुप से रिलेटेड जो 4 क्राइटेरिया थे वो हमने डाल दिए। मेरे बैलेंस शीट ग्रुप का सबसे पहला क्राइटेरिया वुड बी डेट टू ईबिटा। डेट टू ईबिटा शुड बी
लेस देन 3। डेट टू इबिडा है क्या? डेट टू इबिडा इज अ रेशियो जिसका फॉर्मूला इज टोटल डेट दैट अ कंपनी हैज डिवाइडेड बाय इट्स अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिविडेंड एंड अमोर्टाइजेशन। लेकिन ये तो बुकिश लैंग्वेज होगी, राइट? इसका मतलब क्या हो, लाइक हमें इन्वेस्टर्स को इससे क्या मतलब होना चाहिए? ये हमें ये बता रहा है कि अगर डेट टू इबिडा 3 है, इसका मतलब एक कंपनी को अपने एग्जिस्टिंग डेट को पे ऑफ करने के लिए 3 साल लगेंगे। टोटल डेट ऑफ अ कंपनी इज 3 टाइम्स अ कंपनीज ऑपरेटिंग इनकम। सो लेट्स से डेट टू इबिडा अगर 10 हुआ, इसका मतलब एक कंपनी को आज के बाद से अगर वो डेट ना भी ले तो उसे एग्जिस्टिंग डेट को पे ऑफ करने के लिए भी 10 साल लग जाएंगे अगर वो इसी रेट पे अपनी कंपनी में प्रॉफिट जनरेट करती रही। अब आप क्या चाहेंगे? यू वुड वांट कि आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करें जिसका डेट टू इबिडा कम से कम हो। इसलिए हम चाहेंगे कि कंपनी का डेट टू इबिडा शुड बी एट लीस्ट 3 से ज्यादा हुआ तो वो हमारे लिए एक बहुत रिस्की फैक्टर हो सकता है। सिमिलरली डेट टू इबिडा के अलावा एक और क्राइटेरिया है जो हम इनपुट करेंगे इन फाइंडिंग वेदर ए कंपनी हैज टेकन अ लॉट ऑफ डेट और नॉट, एंड वो होगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। एंड वी वुड वांट कि हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज ग्रेटर देन 3। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला लिखा हुआ है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इट्स टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। मतलब करंट प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से हाउ मेनी टाइम्स कैन अ कंपनी पे इट्स इंटरेस्ट एक्सपेंस। द ग्रेटर इट इज द बेटर इट इज। लेट्स से कंपनी का आईसीआर इज 1, इसका मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स इज 100 एंड उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस इज ऑल्सो 100। अगर ये सिनेरियो हुआ तो इस केस में जितनी भी हमारी अर्निंग थी ऑल ऑफ दैट विल बी यूज्ड टू इवेंचुअली पे ऑफ इंटरेस्ट एंड हम इन्वेस्टर्स के लिए कुछ भी पैसा नहीं आएगा। हेंस टू कीप अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम चाहेंगे कि हमारा आईसीआर ज्यादा से ज्यादा हो एंड एटलीस्ट 3 हो, ताकि अगर कंपनी 3 रुपए कमा रही है तो मैक्स टू मैक्स हम उसके ऊपर सिर्फ 1 रुपए का इंटरेस्ट ही देना चाहेंगे। अगर उससे ज्यादा इंटरेस्ट हमें देना पड़ा तो एक कंपनी ने बहुत ज्यादा डेट लिया हुआ है एंड वो अपना सारा का सारा रिटर्न सिर्फ उस डेट को पे ऑफ करने के लिए लगाएगी। हम शेयर होल्डर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा। एंड फाइनली हमारे बैलेंस शीट ग्रुप का लास्ट क्राइटेरिया विल बी करंट रेशियो। अब जो कॉमर्स बैकग्राउंड से उन सबको पता होगा करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, एंड हम चाहेंगे कि हमारी कंपनी का करंट रेशियो इज ग्रेटर देन 1.25। ये हमें हमारी कंपनी की लिक्विडिटी के बारे में बताएगा। करंट रेशियो इज करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जो अगले 1 साल के अंदर अंदर हमें कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, whereas करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होंगी जो हमें 1 साल के अंदर अंदर कैश में पे करनी पड़ेंगी। सो वी वुड ऑब्वियसली वांट कि हमारे करंट एसेट्स आर ग्रेटर देन आवर करंट लायबिलिटीज। इसी को डिटेल में थोड़ा एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स से अगले 1 साल के अंदर अंदर हमारी करंट लायबिलिटीज की जो रिक्वायरमेंट है वो है 100 रुपीज की, whereas at the same time हमारी जो करंट एसेट्स हैं वो सिर्फ 75 रुपीज के हैं। मतलब हमें 1 साल के अंदर अंदर सिर्फ 75 रुपीज का कैश आएगा, लेकिन हमें देना 100 रुपए पड़ेगा। अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो एक कंपनी को बहुत ज्यादा कम फ्लेक्सिबिलिटी एंजॉय करने को मिलेगी एंड उसी डेफिसिट को मीट करने के लिए क्या पता उन्हें थोड़ा और लोन लेना पड़ जाए, जो इवेंचुअली कंपनी के लिए बहुत बुरा है। हेंस वी विल ऑलवेज प्रेफर कि कंपनी की करंट रेशियो इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 एंड एटलीस्ट 1.25। यू सी अब हमने अपनी बैलेंस शीट ग्रुप के सारी क्राइटेरियाज को डाल दिया है। हमारे 3 ही क्राइटेरियाज थे। अब हम जाके शिफ्ट करेंगे अपने कैश फ्लो ग्रुप के क्राइटेरियाज के, एंड उसके भी 3 क्राइटेरियाज हैं। सबसे पहला इज क्यूमुलेटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय CPAT should be greater than 0.7. Now this thing might be very very new to you and this is a very important concept, so I request you do not skip this part. अब हम सबको पता है कि एक इनकम स्टेटमेंट का जो नेट रिजल्ट होगा that will be PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर नेट प्रॉफिट, राइट? Whereas एक कैश फ्लो में जो हमारा सबसे पहला पार्ट होता है दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। अगर हम लॉजिकली देखें तो जितना भी हमारा पैट है दैट शुड बी समवट इक्वल टू कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, राइट? क्योंकि जितना भी प्रॉफिट है वो कैश फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। इसी को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। लेट्स से यू ओन अ बिजनेस, राइट? एंड आपने एक कस्टमर को कुछ सामान बेचा एंड यू अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 100 रुपीज, बट वो कस्टमर कहता कि भाई मैं आपको कैश अभी नहीं दे सकता, मैं आपको कैश नेक्स्ट ईयर दूंगा।
क्योंकि आपके पास कैश अभी नहीं आया, आपने अपना प्रॉफिट तो 100 रुपीज का बुक कर दिया, लेकिन आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस 0 ही होगा, बिकॉज आपको कोई कैश तो आया नहीं। सिमिलरली जब आप नेक्स्ट ईयर जाओगे, तो नेक्स्ट ईयर लेट्स से आपने कोई भी बिक्री नहीं करी, यू अर्नड 0 नेट प्रॉफिट, आपने कोई खर्चा नहीं किया, आपने कोई रेवेन्यू भी नहीं किया, लेकिन आपको अगले साल अपने पिछले साल के रेवेन्यू का कैश आ जाएगा। अगले साल का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस 100 रुपीज शो करेगा, इवन दो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाज 0। इससे हम ये इन्फर कर पाएंगे कि एक साल का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस विल नॉट मीट इट्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बट ओवर पास्ट ईयर्स अगर हम 5 साल का समेशन करें, 5 साल का ऐड करें, तब जाके वो इक्वल होंगे। इसीलिए हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, CCFO क्यूमुलेटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस ऑफ पास्ट 5 years डिवाइडेड बाय CPAT क्यूमुलेटिव प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ पास्ट 5 years, एंड वो समवट इक्वल होने चाहिए। और क्योंकि वो इक्वल होंगे, दिस रेशियो शुड बी आइडियली 1। लेकिन कुछ कंपनीज होती हैं जो घपला करती हैं। अगर हम सत्यम स्कैम का एग्जांपल लें, सत्यम स्कैम में क्या हुआ, उस कंपनी ने लगातार 5-6 सालों तक 100 रुपीज का प्रॉफिट तो दिखाया, बट वो प्रॉफिट्स वर इन्फ्लेटेड, उनके अगेंस्ट वो कैश को रियलाइज ही नहीं कर रहे थे। उस कंपनी की ये रेशियो विल बी वेरी वेरी लेस, क्योंकि वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस तो रियलाइज ही नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ अपना प्रॉफिट दिखाते जा रहे थे। एंड उन्हीं कंपनी से बचने के लिए हम इस रेशियो को इस्तेमाल करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस शुड बी समवट 70% और 0.7 टाइम्स ऑफ पैट, और इससे ज्यादा ही होना चाहिए। एंड अब हम अपने कैश फ्लो वाले ग्रुप के सेकंड क्राइटेरिया पे आ जाएंगे, विच विल बी दैट आर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस शुड बी ग्रेटर देन 0। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन फॉर लास्ट ईयर शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे उस कंपनी में इन्वेस्ट करना जिसने पिछले साल हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन दिया ही नहीं। अगर उस कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन नेगेटिव है, तो ये बहुत बड़ा रेड सिग्नल है, एंड हम उस कंपनी में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहेंगे। एंड फाइनली हम अपने लास्ट क्राइटेरिया पे आ जाएंगे, अपने कैश फ्लो वाले ग्रुप के, एंड दैट वुड बी दैट FCF एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स शुड बी ग्रेटर देन 2। अब ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम सबसे पहले समझेंगे FCF क्या होता है। FCF की फुल फॉर्म इज फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो का फॉर्मूला इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब कि एक कंपनी ने जितना भी पैसा अपने ऑपरेशन से कमाया, उसमें से हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में जितना भी पैसा गया उसको माइनस कर देंगे, फिर हमारे पास FCF फ्री कैश फ्लो की अमाउंट आ जाएगी। FCF इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? FCF इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये ही है एक ऐसी फिगर जो हमें ट्रू पिक्चर देता है कि एक्चुअली में उस कंपनी ने कितना पैसा हमारे लिए, इक्विटी होल्डर्स के लिए कमाया और बचा के रखा। यू मस्ट रियलाइज कि सारे के सारे प्रॉफिट का फायदा एक इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं मिलता, उसमें से टैक्स निकल जाता है, उसमें से काफी पैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी चले जाते हैं। हेंस जो बचता है वो ही होता है FCF। लेट्स से कंपनी का FCF नेगेटिव है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक कंपनी ने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन 100 रुपए का कमाया और 120 रुपए फिर से कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो फिर हमारे लिए, हम इक्विटी होल्डर्स के लिए तो कुछ पैसे बचे ही नहीं। एंड हम उन कंपनीज को जनरली अवॉइड तो नहीं करेंगे, लेकिन हम उनसे थोड़ा दूर ही रहना चाहेंगे, क्योंकि अगर वो इतना ज्यादा पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही री इन्वेस्ट करते जा रही है, तो वो हम शेयर होल्डर्स के बारे में नहीं सोच रही, क्योंकि हमारे लिए वो कोई कैश जनरेट ही नहीं कर रही। तो अब इस रेशियो का क्या मतलब हुआ? FCF एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। इसका मतलब अगर एक कंपनी ने 100 रुपए की सेल्स की, तो उसमें से कितना परसेंट कैश, ओनली कैश हमारे लिए निकला। एंड हम उन्हीं कंपनीज को प्रेफर करना चाहेंगे जिनका ये परसेंटेज इज हायर। द हायर इट इज द बेटर इट इज फॉर अस। इसीलिए मैंने परसेंटेज रखी है यहाँ पे 2। आई एम बीइंग वेरी मॉडेस्ट बिकॉज द लॉट ऑफ कंपनीज ये क्राइटेरिया मीट आउट भी नहीं कर सकती। तो हम इस क्राइटेरिया को बहुत बेसिक रखेंगे ताकि वो सारी कंपनीज बिल्कुल हट जाएं जो इस क्राइटेरिया को मीट ही नहीं कर रही। एंड फाइनली हमारा कैश फ्लो का ग्रुप भी हो गया। अब हमारे सिर्फ एक ग्रुप के क्राइटेरिया बचे हैं, एंड दैट इज मिसलेनियस। एंड उसके अंदर सबसे पहला इज गोना बी मार्केट कैप। वी वुड वांट कि हमारी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ करोड़ इज ग्रेटर देन 10। मतलब कम से कम उस कंपनी की टोटल मार्केट कैप 10 करोड़ तो हो ही। अगर उससे छोटी कोई कंपनी है, बेसिकली मीन्स कि वो इतनी छोटी है कि उसमें इन्वेस्ट करना इज वेरी वेरी रिस्की, एंड हम उन रिस्की इन्वेस्टिंग ऑप्शन से दूर ही रहना चाहेंगे। अब हम बात करेंगे PE की।
हम चाहेंगे कि हमारी कंपनी का जो पीई है इट इज एटलीस्ट 0। जी हाँ, कुछ ऐसी कंपनीज है जिनका पीई नेगेटिव भी होता है एंड दैट हैपेंस बिकॉज उनकी अर्निंग्स नेगेटिव हैं, मतलब वो लॉस बेयर कर रही हैं। तो हम उस कंपनी में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहेंगे जिसका पीई नेगेटिव हो। एंड सिर्फ पीई नेगेटिव होना ही एक क्राइटेरिया नहीं है, हम ये भी चाहेंगे कि हमारी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20 से कम हो। यू सी, हमने सीखा हुआ है पहले कि द लेसर द प्राइस टू अर्निंग द चीपर द कंपनी इज, द ग्रेटर द प्राइस टू अर्निंग द मोर एक्सपेंसिव द कंपनी इज। ये एक ऐसा नंबर है जो मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद निकाला, बी इट रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स, वॉचिंग अ लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोस, एंड आई फाउंड कि 20 पीई के नीचे हम गुड वैल्यूएबल इन्वेस्टिंग जेम्स को ढूंढ सकते हैं। पीई के बाद हम बात करेंगे डिविडेंड यील्ड की, एंड हम चाहेंगे कि हमारी कंपनी का डिविडेंड यील्ड इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब कि डिविडेंड यील्ड होता क्या है? डिविडेंड यील्ड इज डिविडेंड प्रोवाइडेड बाय अ कंपनी इन अ ईयर डिवाइडेड बाय इट्स करंट मार्केट प्राइस। डिविडेंड यील्ड का 0 से ज्यादा होने का मतलब कि कंपनी डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है। सो लेट्स से कंपनी अभी प्रॉफिट अर्न कर रही है लेकिन वो डिविडेंड ही नहीं दे रही, देन वो कंपनी काफी ज्यादा अर्ली स्टेज पे होगी अपने बिजनेस साइकिल की, एंड उसमें इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। इसीलिए उन सब कंपनीज को फिल्टर आउट करने के लिए आई विल पुट इन दिस क्राइटेरिया कि डिविडेंड यील्ड एटलीस्ट 0 हो। अनदर क्राइटेरिया वुड बी रिलेटेड टू आवर मैनेजमेंट एनालिसिस। हमने कहा था कि एक प्रोमोटर की होल्डिंग काफी अच्छी होनी चाहिए। द मोर द प्रोमोटर्स होल्ड द मोर दे बिलीव इन द कंपनी। एक प्रोमोटर होल्डिंग जितनी ज्यादा होगी उतना ही अच्छा होगा। हेंस मैं उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहूंगा जिनकी प्रोमोटर होल्डिंग इज ग्रेटर देन 50। अगर एक प्रोमोटर की होल्डिंग 50% से कम हुई, इसका मतलब ये होगा कि उस कंपनी के प्रोमोटर्स ही उस कंपनी पे इतना विश्वास नहीं रखते। मे बी इसीलिए उस कंपनी की प्रोमोटर होल्डिंग कम है, या फिर ओवर द पास्ट ईयर्स वो कम होते जा रही है। हेंस मैं उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहूंगा जिनकी प्रोमोटर होल्डिंग एटलीस्ट 50% तो हो। एंड फाइनली हमारा लास्ट क्राइटेरिया इज प्राइस टू सेल रेशियो। प्राइस टू सेल रेशियो should be less than 3. So price to sale ratio is again a valuation metric, just like price to earning ratio. PE ratio is current market price divided by earnings per share. तो price to sale ratio is current market price divided by sales per share. इस रेशियो को इंटरप्रेट करने के लिए मैं ऐसा कहूंगा कि मैं एक कंपनी के 1 रुपए के रेवेन्यू के लिए कितने पैसे देने को तैयार हूं। सो लेट्स से अगर एक कंपनी 100 रुपए का रेवेन्यू कर रही है पर शेयर, मैं उसके लिए 300 रुपए से ज्यादा देने को तैयार ही नहीं हूं। एंड ऑब्वियसली सिंस इट्स अ वैल्यूएशन मेट्रिक, द लोअर द बेटर। एंड जी हाँ, यहाँ पे हमारा सारा का सारा क्राइटेरियाज हमने डाल दिए हैं, एंड ऑल दैट वी हैव टू डू इज रन दिस क्वेरी। एंड हम जब इस क्वेरी को रन करेंगे विल रियलाइज दैट ओनली 30 रिजल्ट्स वर फाउंड, एंड दिस इज जस्ट मार्वलस। आउट ऑफ दोस 5000 कंपनीज हमने वो 4970 कंपनीज रिमूव कर दी जो हमारे इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं हुई, एंड ये 30 कंपनीज ही बची जिन पे हम डेडिकेटेड रिसर्च कर सकते हैं। एंड दिस इज इट गाइस, ये 30 कंपनीज हैं, इन पे अब हम रिसर्च करनी शुरू करेंगे आने वाले वीडियोस में। इन सभी के साथ मैं डिस्कस करूंगा कि screener.com से ही इनमें से और कौन कौन सी कंपनीज है जिन्हें हम फिल्टर आउट कर सकते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि हम इन 30 के 30 की एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ें। मैं वो कुछ 5-6 कंपनीज ही चाहूंगा जिनकी मैं जेन्युइनली एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ना चाहूं, तो वो प्रोसेस भी आने वाले वीडियोस में डिस्कस होगा। Hence I request you to please subscribe to the channel and also like and share this video. Your comments and likes means a world to me, and if you still watching this video, which genuinely means that you found me interesting, or maybe you are interested in knowing a lot about financial markets and investing, and if you are that kind of a person, believe me, subscribing to this channel will be the best thing you'll be doing for yourself. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आई एम प्रीटी श्योर आपको ये 2 वीडियोस जो अभी स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये भी पसंद आएंगे। सो जस्ट क्लिक ऑन एनी वन ऑफ देम एंड कंटिन्यू वॉचिंग एंड लर्निंग न्यू थिंग्स। टिल देन, स्टे सेफ, हैप्पी लर्निंग।